हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स का जो नाम है वो है इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ से जी। फुल स्क्रीन कर देते हैं। यूनिट, सॉरी मैं यूनिट नंबर 1 में आ गया, पहले यूनिट में आते हैं यहाँ पर। यूनिट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द वर्क एट हाइट। ये कोर्स है वर्क एट हाइट का, ठीक है। तो वर्क एट हाइट का क्या मतलब है, इसको हम जरा अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आती है डेफिनेशन एंड स्कोप, कि इसकी तारीफ क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसका दायराकार क्या है। वर्क एट हाइट का क्या मतलब होता है, देखो आप लोग माशाल्लाह ऑन फील्ड जॉब कर भी रहे होंगे इस फील्ड के अंदर, तो ये सर्टिफिकेशंस लाजमी होती हैं, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाते हैं, मगर ये सर्टिफिकेशन का ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में आप ये कह सकते हैं कि यार हमने वर्क एट हाइट के अंदर अगर मैं प्रैक्टिकल काम कर भी रहा हूँ ना, तो इसका मेरे पास प्रॉपर सनद है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसके अलिफ बे जीम सीखी है, ABC सीखी है, और ये मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है और ये उसका रिजल्ट है। देन जाकर जब आप इस सर्टिफिकेट और इस रिजल्ट के साथ अपनी CV के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करके जब आप अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास वर्क एट हाइट की क्या डेफिनेशन है कि इज एनी वर्क वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉल इंजरी। के वर्क एट हाइट का मतलब ये होता है कि ऐसा काम जो किसी हाइट पर किया जाए, जिस तरह सीढ़ी लगाकर, कोई बेंच लगाकर, कोई स्कैफोल्ड लगाकर, जहां पर खतरा होता है, रिस्क मतलब खदशा होता है किस चीज का, गिरने का, ठीक है, गिर कर जख्मी होने का, जहां पर खतरा अवेलेबल हो, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वर्क एट हाइट। अच्छा, दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज पर, अच्छा ये थोड़ा सा लेंथी भी है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे आगे तेज भी जारी करूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है, तो आपने साथ साथ चलना है मेरे। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट और फ्रॉम द एलिवेटेड पोजीशन वेयर अ फॉल कुड कॉज इंजरी। आम अल्फाज में अगर हम ये कहें कि अगर हम थोड़े से 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट की ऊंचाई पर अगर कुछ जाकर काम कर रहे हैं जहां से गिरने का खतरा है और गिरकर शदीद जख्मी होने का खतरा है, ठीक है, तो इस तरह के काम को हम वर्क एट हाइट कहते हैं। और इस तरह के काम कहाँ किए जाते हैं, इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, कोई मेंटेनेंस करनी हो, ठीक है, क्या करनी हो, कोई मेंटेनेंस का काम करना हो। कोई मैसेज, एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लगता है ना इंटरनेट के इशू है। अब ठीक है, एक मिनट। तो ठीक है, थोड़ा सा ना आप तो मूव भी कर लें क्योंकि वो थोड़ा सा ना वो हो जाता है, इंटरनेट के ना इशू होते हैं। तो मैंने क्या कहा था, वर्क एट हाइट का ये मतलब है कि जहां आप ऊंचाई पे, अच्छी खासी ऊंचाई पे काम कर रहे हो, आप वो काम इंडस्ट्री लेवल का हो सकता है, फैक्ट्री लेवल का हो सकता है, कोई वो स्कैफोल्ड लगाकर दीवारें खड़ी करना, बिल्डिंग बनाने का काम हो सकता है, मेंटेनेंस का काम हो सकता है, और यूटिलिटी का काम, जिस तरह शीशे साफ करना बिल्डिंग के, तो वो कोई चीज़ बनाने का काम, तो वो सारे का सारा काम, वो सारे का सारा काम जो है आप किसी ऊंचाई पर जाकर करते हैं, लटक कर करते हैं। इस तरह के काम को हम वर्क एट हाइट कहते हैं। और इसी इसी काम के ऊपर जो है ना पूरा कोर्स ये बना हुआ है। अभी तेज से आगे पढ़ेंगे। कुछ किस्में हैं वर्क एट हाइट की, उसमें पहली चीज आती है लैडर। लैडर कहते हैं सीढ़ी को। सीढ़ी के काम को आपने देखा होगा, अक्सर रंगसाज जो है रंग कर रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं सीढ़ी लगाकर। तो यूजिंग लैडर फॉर एक्सेस फॉर वर्क, तो सीढ़ी लगाकर 30 फुट 40 फुट की उसके ऊपर खड़े होकर लटक कर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, ये भी एक वर्क एट हाइट की टाइप है। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड कहते हैं वो जो नहीं होते, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू में उसको हम कवाजा कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में उसको स्कैफोल्ड कहते हैं। अगर मैं गूगल करूँ ना, ये देखो ये स्कैफोल्ड होते हैं, मैं साथ साथ गूगल भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए। तो इस तरह के जो स्कैफोल्ड्स होते हैं, इस तरह का काम जो है ऊंचाई वाला काम, ठीक है, ये वाला जो काम है ऊंचाई वाला काम, इस तरह के काम को इस तरह के काम को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग वर्क। यहाँ फिर ऊंचाई वाला काम है। फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आता है, इसको जरा मैं करंट स्लाइड, इसके बाद आता है रूफ वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ऑन द रूफ इंक्लूड मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्टॉलेशन। छत के ऊपर AC लगाना, छत के ऊपर कोई सोलर पैनल्स लगाना ऊंचाई पर जाकर,
तो उसको हम कहते हैं वर्क एट हाइट। फिर इसके अंदर मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, इसको हम कहते हैं मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग एंड वर्किंग फ्रॉम एलिवेटेड प्रोग्राम। ऐसी जो क्रेन श्रेन जो नहीं होते, क्रेन वगैरह पर लटक कर जो क्रेन के नीचे वो पूरी डोली लटक रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एलिवेशन। जो एक्सकवेटर टाइप की होती है क्रेन के ऊपर काम करना, वो एज वर्क। एज वर्क कहते हैं वर्किंग नियर और एज ऑफ द प्लेटफॉर्म और स्ट्रक्चर, बिल्कुल किसी बिल्डिंग की किनारे पर खड़े होकर काम करना, एजिस पर काम करना, साइड पर काम करना, वॉल्स पे काम करना, दीवारों के साइड के ऊपर पैनल्स लगाना, शीशे का काम करना बाहर की तरफ, उसको कहते हैं एज वर्क। एक्सकवेशन, वर्किंग नियर एक्सकवेशन, ये जितने भी एक्सकवेशन वर्क होते हैं ये वाले, जिसको हम एक्सकवेशन वर्क कहते हैं, ये वाले एक्सकवेशन। ठीक है, यहाँ पर जाए तो यहाँ पर आप लिखें एक्सकवेशन, ये बुनियाद आपकी बन जाए तो आपको उसकी क्रेन श्रेंज होते हैं, ये एक्सकवेटर्स होते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी ऊंचाई पे काम करते हैं, ये वाले काम, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं वर्क एट हाइट वाले। फिर आगे जाएं, फॉल फ्रॉम हाइट, ये टाइप्स थे वर्क एट हाइट की, जिसमें लैडर आता है, स्कैफोल्डिंग आती है, रूफ वर्क आता है, मोबाइल एलिवेटिंग आता है, जिसको MEWPS। इस शॉर्टकट्स फॉर्म को आपने याद रखने, पेपर में आएंगे ऑब्जेक्टिव में। एज वर्क, ये सारे के सारे काम वर्क एट हाइट में आते हैं, और एक्सकवेशन के काम जो है ना सारे के सारे वर्क एट हाइट में आते हैं। फिर जो है आपका यहाँ पर क्या शामिल है आगे जाकर, रिस्क एंड हैजर्ड्स। रिस्क कहते हैं खदशे को, और हैजर्ड्स कहते हैं खतरात को, जो जिससे आपको खतरा महसूस होता है, जिससे मतलब कि इंजरी हो सकती है, उसको कहते हैं हैजर्ड्स। अभी फॉल फ्रॉम हाइट, सबसे पहली चीज जो खतरा है, जो खदशा है, जो गिरकर आप जख्मी हो सकते हैं, वो सबसे पहला कौन सा है, फॉल फ्रॉम हाइट, आप ऊंचाई से गिर सकते हैं। द प्राइमरी मोस्ट सिवियर रिस्क, सबसे जो बड़ा और खतरनाक जो रिस्क है वो ये है कि आपको इंजरी हो सकती है, कोई फर्टेलिटी, कोई मौत हो सकती है, किसकी वजह से, ऊंचाई से गिरने की वजह से, पहला खतरा, पहला खदशा। फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, या तो आप खुद गिरोगे, अल्लाह ना करे, ठीक है, इंसान पूरा नीचे आकर गिरेगा, या तो कोई ना कोई ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर सकता है, मिसाल कोई रस्सी गिर सकती है नीचे, या कोई वहां से कोई ऊपर ना आपने कोई ऐसा आयरन मटेरियल रखा हुआ है जिसको हम चीनी कहते हैं, वो गिर सकती है नीचे, जो लोग फिर रहे हैं उनके सर पे जाकर लग सकती है। कोई ऐसा मटेरियल ऊपर ऊंचाई से गिर सकता है जो नीचे जाकर किसी के सर पर लगने की वजह से एक बड़ा एक खतरा लाहिक हो सकता है, तो ये एक खतरा है। इक्विपमेंट फेलियर, ये भी एक खतरा है कि जिस क्रेन की वजह से आप लटक रहे हैं शायद उस क्रेन के अंदर खराबी आ जाए, या जिस लैडर के ऊपर आप खड़े हैं 40 फुट की ऊंचाई पर, शायद वो लैडर नीचे से खिसक जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, तो आप नीचे गिर सकते हैं। और चौथा खतरा जो है, फोर्थ खतरा, वो कौन सा, वेदर कंडीशन। आप 40-50 फुट की ऊंचाई पर जाकर काम कर रहे हैं और एकदम इतनी तेज आंधी चले कि आप ना फिर नीचे आ सकते हो और ना फिर ऊपर जा सकते हो, तो आपका रास्ता बंद हो जाता है। तो इस तरह के, इसको भी हम क्या कहते हैं, रिस्क, खतरा, हैजर्ड, खदशा। बात समझ में आ रही है तौसीफ, अदनान, कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। फिर एक तो हमने ये पढ़ा, दूसरा फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तीसरा इक्विपमेंट, चौथा वेदर कंडीशन, ट्रैफिक हैजर्ड्स, मतलब वर्किंग नियर मूविंग व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियंस कहते हैं जो मुसाफिर होते हैं, और व्हीकल्स गाड़ियां। एक गाड़ियों को भी खतरा हो सकता है कि यार जो लोग आगे पीछे चल रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं, उनको भी एक, उनके लिए भी एक हैजर्ड है, खतरा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्क एट हाइट पर जब भी आप इस फील्ड में आगे काम करें तो आपको पता होना चाहिए यार वर्क एट हाइट का क्या मतलब है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, उसके क्या क्या खतरे हैं। ठीक है, आगे है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लीगल और रेगुलेटरी का मतलब ये होता है कि यार इस फील्ड के अंदर गौरों ने, अंग्रेजों ने, या इस हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में कौन कौन से कानून बनाए, कौन कौन से उसूल बनाए, ठीक है, जिसको हम फॉलो करेंगे, जिसको कंपनियां फॉलो करती है, और कंपनियां फिर नीचे वर्करों से फॉलो करवाती है। तो वो उसमें से पहला एक है जिसको हम कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974, जिसको हम कहते हैं हसवा, HSWA। इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, इसकी क्या रखनी है आपने, फुल फॉर्म याद रखनी है, हसवा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज हसवा फुल फॉर्म, तो हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट हसवा 1974।
इसमें क्या किया हुआ है कि प्रोवाइड्स द ओवर रैंकिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी। इसमें पूरा एक फ्रेमवर्क, अभी आप इसको गूगल करें ना तो इसमें पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि कैसे काम करना है, काम ना करने की सूरत में ये हो ये हो ये हो, तो पूरा एक फ्रेमवर्क इसमें दिया हुआ है काम करने का। फिर एक दूसरा रूल वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005। इसमें क्या किया हुआ है, स्पेसिफिक रेगुलेशंस दी हुई है, मैनेज करना, रिड्यूस करना रिस्क को आपने वर्क एट हाइट, कि आपने वहां पर रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे खत्म करना है। देखो खतरे को आप सिरे से खत्म नहीं कर सकते, खतरे को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क को आप कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो वो सारे का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 में। फिर अदर रेलिवेंट रेगुलेशंस जिसमें अंदर आती हैं डिपेंडिंग ऑन द जो है ना इंडस्ट्री एडिशनल रेगुलेशन, जिसमें आपका आता है कंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड मैनेजमेंट रेगुलेशन, जिसको PUWER कहते हैं। ये बाकी इंडस्ट्री लेवल के जो है ना रेगुलेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे है रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल। आपको पता है कि रिस्क है मतलब खदशात हैं, ये है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको एसेस कैसे करना है। रिस्क असेसमेंट का मतलब है कि खतरे को कैसे आपने भांपना है कि यार खतरा है, और अगर आपको पता चल गया कि खतरा मौजूद है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो वो कुछ नीचे दिए हुए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दी हुई है। पहला आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स, कि आपने सबसे पहले खदशे को रिकॉग्नाइज करना है कि यार यहाँ पर जो है ना क्या क्या खतरे हो सकते हैं। मिसाल जहाँ पर आप लोग जो ये पूरा फ्रेम गाड़ रहे हो ना, ये पूरा ये जो जिसको हम कहते हैं ये वाला ये पूरा फ्रेम बना रहे हैं, आप जिस जगह पर बना रहे हैं तो वहां पर आपने जमीन चेक करनी है, कुछ खतरा तो नहीं है, हवा का रुख किस तरफ है, इन सारी चीजों को जो है ना आपने जो है ना मैयर करना है, तब जाकर जो है ना आपने उसकी आइडेंटिफाइंग करनी है। फिर एसेसिंग रिस्क, इवेलुएटिंग द लाइकलीहुड एंड सेवेरिटी ऑफ द आइडेंटिफाइंग। अच्छा यहाँ पर एक लफ्ज आता है लाइकलीहुड। लाइकलीहुड का मतलब होता है कि किसी चीज के होने और ना होने के कितने चांसेस हैं। मिसाल आंधी चलने के कितने चांसेस हैं और आंधी चलने के कितने चांसेस नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं लाइकलीहुड। तो आपने वहां पर ना रिस्क की लाइकलीहुड चेक करनी है कि यार ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले पे तो आपने ये चीज चेक करनी है कि खतरा है भी कि नहीं। दूसरे पे आपने ये चेक करना है कि कितना परसेंट खतरा हो सकता है, कितने परसेंट नहीं। फिर खतरा तो है तो उसके लिए फिर आपने कुछ कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। क्या क्या कंट्रोल्स, कि आप वहां पर ना कुछ हिरार्की कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सब्सटीट्यूशन आता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल, ग्लव्स जो नहीं देते अक्सर, हेलमेट देते हैं, ग्लव्स देते हैं, शूज देते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देते हैं, PPE देते हैं, ये वाली चीजें। PPE अगर आप सर्च करें यहाँ पर गूगल पर PPE, तो ये चीज दी जाती है वर्करों को ताकि वो महफूज सही से जो है ना वो काम कर सकें। ये सारी PPE दी जाती है, ठीक है। क्यों दी जा रही है, क्योंकि खतरा है। और फिर चौथे नंबर पे रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग, के बार बार आकर उनका काम चेक करना कि सारी चीजें सही चल रही हैं, नहीं चल रही, काम ठीक चल रहा है, काम ठीक नहीं है, कहाँ पर मसला है। तो बार बार इस चीज को क्या ना एसेस करना, कंट्रोल करना, ये सारी हमारी मॉनिटरिंग के अंदर आती है, ठीक है जी। आगे जाएं, फिर आता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अगर आप जहां पर सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर हमने काम करना है तो उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो कैसे करना है, वर्क एट हाइट प्लान। पहली चीज आती है डेवलपिंग अ प्लान आउटलाइनिंग द वर्क टू बी डन, द रिस्क इन्वॉल्व एंड द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। देखो आपने जहां पर काम शुरू करना है उस जगह का सर्वे, क्या करना है, कितने दिन करना है, हमने क्या क्या करना है, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, और जिस जगह कर रहे हैं वहां पर क्या क्या रिस्क है, और अगर रिस्क है तो उसके बचने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हिफाजती इकदाम हमने करने हैं। इसको कहते हैं वर्क एट हाइट प्लान, ठीक है। ये प्लानिंग स्टेज में आता है। दूसरी चीज कॉम्पिटेंट पर्सन, के अपॉइंटिंग पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। हम उनके ऊपर एक सुपरवाइजर, एक जिसको कहते हैं टीम लीड, सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको हम तैनात कर लेंगे उनके ऊपर कि यार आप ये सारी प्लानिंग का काम, मैनेजिंग का काम, मॉनिटरिंग का काम आपने देखना है, ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर पे सेफ एक्सेस एंड इग्रेस, के इंश्योरिंग द सेफ मीन ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस टू एंड फ्रॉम द वर्क एरिया। आपने जितना जो रूट है आने जाने का, खाने पीने का, ठीक है, ब्रेक टाइम का, PPE का, इन तमाम चीज़ों को जो है ना आपने सहूलियात उनको प्रोवाइड करनी है। इसको कहते हैं सेफ एक्सेस एंड इग्रेस, ठीक है। आगे जाते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर। खुदा न खास्ता कि आंधी आ जाती है
ठीक है, तो उस प्रोसीजर में आपने क्या करना है, आपने उनको कैसे ट्रेन करना है कि आपने ऊपर ही लटके रहना है कि या किस तरतीब से आपने नीचे उतरना है। मिसाल आपने 80 फुट के बुलंदी पर आपने 10 वर्कर्स को आपने ऊपर लगाया हुआ है काम पे, खुदा ना खास्ता कोई आंधी चलती है, कोई झटका मिलता है या कोई इक्विपमेंट फेलियर होता है, तो उनको आपने कैसे ट्रेन किया होगा कि यार आपने खतरे की सूरत में क्या करना है। ठीक है, आपने कोई हिफाजती रस्सियाँ उसके साथ बांधी होंगी या कुछ इस तरह से पैराशूट दिए होंगे या कोई जैकेट्स दिए होंगे, क्या दिए होंगे। तो वो सारे के सारे एक्सीडेंट और इमरजेंसी की सूरत में आपने क्या प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, तो वो सारी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर आती है। फिर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस के अंदर आती है, मतलब कि देखो वो अगर आप उनको इमरजेंसी प्रोसीजर के उस लम्हे में अगर वो ऊपर से छलांग मारते हैं, रस्सी से नीचे उतरते हैं, तो बिना ट्रेनिंग दिए तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपने प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देनी है। क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है, मतलब वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग देनी है कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल, कि जब आप एक बंदे को ऊपर एक कंपनी के तहत ऊपर भेज रहे हो, ठीक है, कंपनी के वर्कर को ऊपर 80वें फ्लोर पे भेज रहे हो कि शीशों की सफाई करनी है, कोई फेलियर होता है तो उसको आपने मुकम्मल ट्रेन करके ऊपर भेजना है। ठीक है, उसका जिगरा बनाकर भेजना है कि यार कल को अगर हो सकता है कि यार आंधी चले तूफान, तो आपने जो ट्रेनिंग हासिल की है कि उस सूरत में आपने क्या करना है, कैसे नीचे उतरना है हिफाजत से, तो वो उसको पता। अब ट्रेन होगा तो वो अपने आप को काबू कर लेगा, ट्रेन नहीं होगा तो बेचारा कंफ्यूज रहेगा। कॉम्पिटेंट सुपरविजन, इंश्योरिंग दैट वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इस सारे का सारा वर्क एट हाइट का काम हो रहा है, एक अच्छी सुपरविजन में, ठीक है, एक पर्सनल कहते हैं किसी बंदे को जो आपके ऊपर एक इंडिविजुअल होता है, उसका पर्सनल कहते हैं, तो वो आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग रिव्यूज, अपडेटिंग द एम्प्लॉय ऑन चेंजिंग लेजिस्लेशन एंड प्रोसीजर, मतलब कि अपनी ट्रेनिंग के अंदर आपने जिद्दत लानी है। ये नहीं है कि काम जदीद है और ट्रेनिंग पुरानी है, पुराने लेवल की नहीं। काम में जैसे जैसे जिद्दत आती जाएगी, नए नए टूल्स आते जाएंगे, तो ट्रेनिंग भी आपने जदीद से जदीद तर करते रहना। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको पीपीई कहते हैं, जिसके अंदर ग्लव्स ग्लव्स ये सारी चीजें आती हैं। तो आप जब उन बंदों को ऊपर भेजोगे तो सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पीपीई, उनको प्रॉपर आपने पैक करके ऊपर भेजना है। मतलब ये जितने भी ये ग्लव है ना, ये सारी चीजें ऑक्सीजन वगैरह जो उनको देनी है। यूजिंग पीपीई करेक्टली, मतलब उनको आपने कहना है कि यार हेलमेट सर पे पहनने वाली चीज है, तो आप ऊपर जाकर उसको गले पर मत लटकाओ, उनको पहने रखो, चश्मे लगाओ और उनको बताओ कि यार ये जो चीज़ आपको दी गई है उसको प्रॉपर आपने पहनना है, इसको इस्तेमाल करना है। फिर मेंटेनिंग पीपीई, जो चीज़ आपको दी है उसका ख्याल रखना है, उसको साफ रखना है। ये सारी ट्रेनिंग देनी है आपने पीपीई के हवाले से। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, मतलब कि आपने उनको पीपीई भी दे दिया, आपने उनको ट्रेनिंग भी दे दी, आपने उनको प्लान भी बता दिया, प्रिपेयर भी कर लिया, आपने रिस्क असेसमेंट भी कर ली, कंट्रोलिंग भी कर ली। तो जब जब क्या होगा कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी कि क्या कंट्रोल हो रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। अगर उसके ऊपर आप मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि मसाइल क्रिएट होंगे। कभी एक चीज़ ख़राब होगी, कभी दूसरी चीज़ ख़राब होगी, कभी एक मसला होगा, कभी दूसरा मसला, कभी एक खतरा होगा, कभी दूसरा खतरा, कभी एक जगह पर जो है एक बंदा गिरेगा, कभी एक चीज़ गिरेगी। तो आपने रेगुलर लेवल पर उसकी उस जगह की इंस्पेक्शन करनी है, अपनी टीम की इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, आपको जो टीम वर्क दिया गया उसकी इंस्पेक्शन करनी है कि चेकिंग इक्विपमेंट्स एंड वर्क एरियाज फॉर सेफ्टी। आपने अपने लेवल पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने उस वर्क एरिया की और उस इक्विपमेंट्स की आपने हिफाजत करनी है, चेकिंग करनी है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, कोई हादसा होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि उसकी काजेस क्या है, वजूहात क्या है, और उसको प्रिवेंट रिकरेंस, और रिकरेंस कहते हैं दोबारा होने को, आपके ये चीज़ दोबारा ना हो उसको कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ताकि वो हादसा दोबारा ना हो। और परफॉर्मेंस इवेलुएशन, एक्सेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी मेजर, और इन खतरात को ख़त्म करके रेगुलर लेवल पर इंस्पेक्शन करके अपनी परफॉर्मेंस को क्या करनी है, इवेलुएट करें। इवेलुएट का मतलब बेहतर से बेहतरीन करें। तो ये इस पहले यूनिट के अंदर कुछ चीज़ें थी कि हमने अंडरस्टैंड किया वर्क एट हाइट को, उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, उसके हैजर्ड्स पढ़े, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा, रिस्क असेसमेंट कंट्रोल पढ़े, प्लानिंग पढ़ी, प्रिपरेशन पढ़ी, ट्रेनिंग पढ़ी, पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स का बारे में थोड़ी सी
ज्ञान लिया हमने और मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ा, रिव्यू के बारे में पढ़ा। इस यूनिट नंबर 1 यहाँ पर हमारा होता है ख़त्म। तो हमारे पास इसका जो यूनिट नंबर 2 में लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून साजी, रेगुलेटरी का मतलब होता है जो उसूल होते हैं, कवायद होते हैं, ठीक है, नज़्म ज़ब्त। इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क जो काम कर रहा है वर्क एट हाइट के ऊपर, वो कौन सा है कि द लीगल फ्रेमवर्क इज द वर्क एट हाइट इज सब्जेक्ट टू अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फॉल रिलेटेड इंजरीज की लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशन इंक्लूड। कहते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क को इसलिए बनाया जाता है ताकि उस कानून के मुताबिक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है ना उसको यकीनी बनाए और कम से कम लोग जो हैं इंजरी का शिकार हो। तो ये उसूल और ये कवायद और ज़वाबित इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कम से कम लोग हादसे का शिकार हो। ठीक है, तो ये सारी चीज है लीगल फ्रेमवर्क के। कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क बनाने जो हमने बनाया है उस वो कौन कौन से हैं, उसमें एक आता है पहले जो हम पढ़ चुके हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 हसवा। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, द कॉर्नर स्टोन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इज इन द यूके। ये किसने बनाया है, यूके इसका मरकज है, यूनाइटेड किंगडम। इसका काम क्या है कि प्लेसेस जनरल ड्यूटीज ऑन एम्प्लॉयज एंड अदर्स टू इंश्योर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर इन द वर्क प्लेस। केस में जो जनरल ड्यूटियां करते हैं एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कहते हैं जो ट्रेनिंग देने वाले लोग, अमला होता है, और जो नीचे काम करने वाला अमला होता है उसको एम्प्लॉयज कहते हैं, और जो और लोग होते हैं उसकी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी और उनके वेलफेयर के बारे में चेक एंड बैलेंस रखना, ये सारा हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 हसवा करता है। ठीक है, और establish a framework for specific regulations such as at work at height, वही चीज दोबारा से रिवाइज हो रही है। अब एक और है लीगल फ्रेमवर्क, वो दूसरा वो कौन सा है, द वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 WAHR। इसका क्या काम है कि स्पेसिफिकली एड्रेस वर्क एट हाइट एक्टिविटीज। इसके अंदर जितना भी काम होगा वो वर्क एट हाइट एक्टिविटीज के हवाले से होगा। वही चीज कि इसमें भी एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज और अदर जो है ना ऊंचाई पर काम करने वाला जो अमला है वो इसके अंदर शामिल है। और इसका क्या है कि सेट स्टैंडर्ड्स फॉर प्लानिंग। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस हवाले से हैं, प्लानिंग के हवाले से, मैनेजिंग के हवाले से और काम करने के हवाले से, ऊंचाई पर काम करने के हवाले से जितने भी उमूर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर दर्ज है। और इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स की जो सिलेक्शन है कि कौन सा इक्विपमेंट इस जगह पर यूज़ करना है, वो भी इस रूल के, इसके जो पूरे स्टैंडर्ड्स उसके अंदर दर्ज है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये भी उसके इस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सारी की सारी चीज़ें दर्ज है। ठीक है, और ट्रेनिंग कैसे देनी है रिक्वायरमेंट्स की, जब अगर रिक्वायरमेंट्स हो तो वो भी इसके अंदर दर्ज है। तीसरा हमारे पास आगे और भी काफ़ी सारे आते हैं, सबको आपने जहन में रखना है। अदर रेलिवेंट लेजिस्लेशन कौन कौन से, कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस CDM, जिसके अंदर क्या होता है, अप्लाइज टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर वर्क एट हाइट, के जो घर, मकानात, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंदर होते हैं कंस्ट्रक्शन डिजाइन, इंटीरियर और आउटडोर। फिर एक और है जिसको हम कहते हैं प्रोविजन एंड यूज ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन। इक्विपमेंट के हवाले से जो उसकी इंस्पेक्शन है, मेंटेनेंस है वर्क इक्विपमेंट्स की, उसके हवाले से कौन से के किसके अंदर सारे चीज़ें लिखी हैं, रूल्स लिखे हैं। प्रोविजन एंड यूज ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन PUWER, इसके अंदर सारी चीज़ें दर्ज है। फिर एक और है जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट वर्क रेगुलेशन 1992, जिसको PPE रेगुलेशंस कहते हैं। इसमें किस हवाले से चीज़ें दर्ज हैं, ये जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं, PPE पहनते हैं, वो उसके हवाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस कानून के अंदर लिखे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कानून डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। फिर आगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से आता है कि कानून के तहत, इन कानून के तहत एम्प्लॉयर्स का क्या काम होगा, एम्प्लॉय का क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एम्प्लॉयर्स वो किस हवाले से रिस्पॉन्सिबल हैं कि फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। एम्प्लॉयर्स में कौन कौन सा अमला आता है, मैनेजमेंट का, उनका काम ये है कि वो मेंटेन करेंगे और सहूलियात प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सके, रिस्क की असेसमेंट को कंडक्ट कर सके,
सेलेक्टिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, माहिर लोगों को तैनात करें, उनको ट्रेनिंग दें और सुपरविजन करें। ये एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो तमाम जो सेफ ट्रेनिंग के दौरान सेफ्टी मेजर्स उनको जो समझाई जाए उसके ऊपर अमल करें, इक्विपमेंट का खुद भी इस्तेमाल सही करें, पीपीई पहने, पीपीई सही से पहने और जो भी काम करें उसको सही से करें, ठीक है, गफलत नहीं बरतनी। और कोई उनको खतरा लाहिक हो तो वो खतरा जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। फिर इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का क्या काम है, हैव सिमिलर ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स बट आल्सो एक्ट एज एन एम्प्लॉयर फॉर देमसेल्फ, ठीक है। आगे जाएं, ड्यूटी होल्डर्स आते हैं। ड्यूटी होल्डर्स में कौन कौन होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन विद कंट्रोल ओवर, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनका क्या काम है कि उनका कंट्रोल ओवर वर्क एट एक्टिविटीज। इनका कॉन्ट्रैक्टर्स का, क्लाइंट्स का, इन ड्यूटी होल्डर्स का, इनका एक स्पेसिफिक रोल ये है कि वो प्लानिंग, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग में जो है ना वो काम आते हैं, ठीक है जी। फिर कंप्लेंस एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है। कंप्लेंस और इन्फोर्समेंट का काम ये होता है कि कौन कौन चीज़ें जो लागू करनी है वो, उसमें रिस्क असेसमेंट ये लाजमन लागू करनी है कि आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा कि उस जगह पर क्या क्या रिस्क है, उस रिस्क को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल्स को, कंट्रोल मेजर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा जो चीज़ लागू करनी है वो ये है कि कॉम्पिटेंट पर्सन, जो माहिर लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको वहाँ पर तैनात करें उस एज अ मॉनिटरिंग लेवल पे या काम के लेवल पे। फिर साथ साथ एक और चीज़ भी लागू करनी है कि प्लानिंग हमेशा हो, उसके ऊपर सुपरविजन, चेक एंड बैलेंस लाजमन हो, ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई मसला क्रिएट ना हो। इक्विपमेंट एंड एक्सेस, मतलब कि सहूलियात दी जाए प्रॉपर। अगर कोई कह रहा है कि मुझे हेलमेट चाहिए तो उसको हेलमेट प्रोवाइड किया जाए, उसकी एक्सेस उनको दी जाए, खाना पीना ये सारी चीज़ें, उनको ट्रेनिंग दी जाए। और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको ये भी ट्रेन करना है कि जब इमरजेंसी लाहिक हो जाए, आ जाए, नाफिज हो जाए, तो उस दौरान आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड जितना भी काम हो रहा है, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, एक्सेस, कौन सी चीज़ कहाँ गई है, किसने लेकर गए, इस तमाम का रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है कि कितनी इंजरी हुई है, कितनी इंस्पेक्शन कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी ट्रेनिंग्स दी गई हैं, कितने इंसिडेंट, एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है इंसिडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट हादसे को कहते हैं, इंसिडेंट जो है ना एक आप यूँ कह दो वाकया, वाकया पेश है, उसको इंसिडेंट कहते हैं। और एक्सीडेंट हादसा, ठीक हो गया जी। तो इन्फोर्समेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी अथॉरिटी क्या करेगी, कुछ इन्फोर्समेंट लागू करेंगी। मिसाल के तौर पर के कोई वहाँ से जितनी भी रिपोर्टिंग आएगी ना ऊपर से रिकॉर्ड, उस हवाले से जो है ना मजीद प्रोसीजर क्या बनेंगे, नोटिस क्या बनेंगे, वो सारे इन्फोर्समेंट वाला इदारा देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो जो है दूसरा यूनिट भी यहाँ पर खत्म होता है। आगे जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, रिस्क असेसमेंट एंड हैजर्ड्स कंट्रोल, ठीक है। हमें दूसरे में, पहले में हमने वर्क एट हाइट को समझा, दूसरे यूनिट में हमने रेगुलेशन समझी। अब हम रिस्क की असेसमेंट समझते हैं कि रिस्क क्या क्या है, उसकी असेसमेंट कैसे करनी है, मतलब रिस्क की पहचान कैसे करनी है और ख़तरात को हमने कंट्रोल कैसे करना है। यूनिट नंबर 3 हमने क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड एसोसिएटेड विद वर्क एट हाइट, के ऊंचाई पर काम करने की वजह से क्या क्या खतरात हो सकते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। पहला उसमें क्या आता है, फिजिकल हैजर्ड। ये टाइप्स याद रखनी है। मतलब पहला फिजिकल हैजर्ड क्या कहते हैं कि कोई चीज़ ऊपर से गिर सकती है, कोई इंसान गिर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है, कोई हथौड़ा या कोई भी चीज़ इस तरह से गिर सकती है, वेदर कंडीशन ख़राब हो सकती है, हैवी जो है ना आंधी चल सकती है, बर्फबारी हो सकती है, पानी ऊपर से आ सकता है, इस सारी चीज़ें जो है ना ये फिजिकल हैजर्ड्स कहलाते हैं। इक्विपमेंट हैजर्ड, फॉल्टी और इन अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, इनकरेक्ट असेंबली और यूज ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि जिस उस ब्रांच के ऊपर आप खड़े हैं, मतलब जो आपने वो पूरे फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेम बनाया है जिसके ऊपर आप खड़े हैं, उसको सही से लगाया नहीं गया, सही से उसको इंस्टॉल नहीं किया, तो वो ऊपर जाकर जो है ना हवा में वो बड़ा झोल खा रहे हैं उसके अंदर। और फिर तीसरा जो खतरा होता है वो ह्यूमन फैक्टर, मतलब इंसानों की अपनी गलतियां होती हैं। उसमें क्या क्या होती है कि उसने ट्रेनिंग सही से हासिल नहीं की, फेल और लैक ऑफ ट्रेनिंग, फटीग, कोई मसला आ जाता है, सब्सटेंस अब्यूज, कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई मसला क्रिएट, और डिस्ट्रैक्शन, कोई मतलब ट्रैफिक डिस्ट्रैक्शन वगैरह ये आ जाती हैं। तो या शोर का ज़्यादा जो है ना वहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या या वहाँ पर बड़े गैस और इसके इंडस्ट्रियल एरियाज है, तो वहाँ पर धुएँ का बड़ा अंसर शामिल है।
तो ये कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ये भी हमारे हैजर्ड्स में आते हैं। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें ट्रैफिक आ जाता है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड मतलब आप जिस ऊंचाई पे काम कर रहे हैं वहां पर बड़ी जो है ना इलेक्ट्रिकल तारें गुजर रही हैं, शोर काफी है, रश ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी सारे के सारे हैजर्ड्स के अंदर आते हैं। फिर हैजर्ड से अगर हमने बचना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लाइक्लीहुड का मैंने पहले बताया, एसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजर्ड अकरिंग। लाइक्लीहुड का क्या मतलब है कि खतरा कितना ज्यादा है और कितना कम है, इसको हम लाइक्लीहुड कहते हैं। इसको इवेलुएट कहते हैं, अगर उसको हमने समझना है, सॉल्व करना है कि यार इस हैजर्ड को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने लाइक्लीहुड करना है, मतलब आपने ये पहले पहचान करनी है कि खतरा है तो कितना है, नहीं है तो कितना नहीं है। और सिवेरिटी का मतलब यह है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को, कि अगर कोई खतरा होता है तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है, उसके बारे में आपने समझना है कि यार मौत हो सकती है, नहीं हो सकती, इंजरी हो सकती है, नहीं हो सकती, या बंदा गिर सकता है, गिर कर मर सकता है, नहीं मर सकता। तो ऐसी चीज़ें जो है ना आपने इसके हवाले से पढ़ना है। रिस्क की रेटिंग करनी है। रिस्क की रेटिंग इस तरह करनी है कि यार कि अगर आप 10 फुट के फासले पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क कम है, या 5 फुट पे कर रहे हैं तो रिस्क कम है, 15 फुट पे काम कर रहे हैं तो रिस्क मीडियम है, और अगर 50-40 फुट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क हाई है, मतलब वहां से जो गिरेगा तो फिर जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। ये इवोल्यूएटिंग है। एग्जाम्पल मतलब अ वर्कर फॉलिंग फ्रॉम अ लैडर ऑन टू अ कंक्रीट सरफेस, मतलब अगर एक बंदा सीढ़ी से गिरता है और नीचे कंक्रीट की जमीन है तो वहां पर क्या होगा, हाई लाइवलीहुड होगा, मतलब उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो यार बहुत गंदा जो है ना वो जख्मी होगा, और रिजल्ट में क्या होगा कि हाई ओवरऑल रिस्क, उसका रिस्क हाई होगा, वो बेचारा खराब हो जाएगा। फिर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर ये रिस्क सारी चीज़ें हैं तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं, वो क्या क्या है, हायरार्की है कंट्रोल मेजर्स की, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली चीज़ इलिमिनेशन। इलिमिनेशन कहते हैं ख़त्म करने को, रिमूव द हैजर्ड इंटायरली इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन है तो वहां से सबसे पहले आपने किस चीज़ को ख़त्म करना है, हैजर्ड को ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है। अगर मुमकिन हो सकता है तो आप वहां से क्या कर लें, उस खतरे को ही खत्म कर लें। मिसाल खतरा ये है कि वहां पर नीचे जमीन जो है ना बड़ी स्लिपरी है, स्लिपरी, तो उस स्लिपरी को, उस स्लिपनेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको कहते हैं इलिमिनेशन। फिर यहाँ पर लिखा होता है सब्सटीट्यूशन, कि चलो अगर खत्म नहीं कर सकते तो सब्सटीट्यूट तो कर सकते हो। मिसाल रिप्लेस द हैजर्ड विद समथिंग लेस हैजर्डस, मतलब वहां पर अगर स्लीपनेस खत्म नहीं कर सकते मुकम्मल तो कुछ वहां पर कुछ ऐसा ऐसी जुगाड़ कर लें, उस लैडर के पाँव के नीचे कुछ इस तरह के रुकावट ऑब्स्टेकल डाल लें कि वो उसके ऊपर स्लिप ना हो, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन। फिर होते हैं आइसोलेशन, कहते हैं कि सेपरेट पीपल फ्रॉम द हैजर्ड यूजिंग बैरियर्स एंड इंक्लोजर। वो अक्सर जो लगाते नहीं है, भाड़ लगाते हैं, उसको कहते हैं आइसोलेशन। तो उस वजह से भी जो है ना भाड़ लगाने से भी, आइसोलेशन से भी रिस्क कंट्रोल मेजर्स, जहाँ पर काम हो रहा होता है तो वो पता है ना वो एक एरिया को जो है ना बंद कर देते हैं। समझ में आ रही है लड़कों? तो आगे जाए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आते हैं, मतलब कि मॉडिफाई। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या आते हैं, मॉडिफाई इक्विपमेंट्स टू और प्रोसेस टू रिड्यूस रिस्क। कि अगर हम ये भी काम कर सकते हैं कि यार अगर इक्विपमेंट्स को, अगर एक इक्विपमेंट उसके ऊपर स्लिप कर रहा है तो हम एक अच्छा ज़बरदस्त इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं उसकी जगह ताकि वो स्लिप ना हो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आते हैं कि चेंज द वर्क प्रैक्टिस, जॉब रोटेशन, वर्क परमिट्स। यार या आप चाहे तो मुकम्मल आप उसकी जो वर्किंग प्लान है अगर आप उसको चेंज कर लो कि यार ये अभी नहीं हो सकता, 2 दिन बाद कर लेंगे, मौसम ठीक हो जाए तब कर लेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर एक और रिस्क कंट्रोल में ये आता है कि आप उसको पीपीई पहना दें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना दें। उससे ये होगा कि अगर वो गिरेगा भी तो ज़्यादा जख्मी नहीं होगा, जिसमें वो हेलमेट शेलमेट और ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है टू कंट्रोल द रिस्क ऑफ द फॉलिंग फ्रॉम द लैडर, कि अगर रिस्क मौजूद है लैडर सीढ़ी से गिरने का तो कंसीडर यूजिंग स्कैफोल्डिंग, मतलब कि आप कहते हैं कि ये सपोज कर लें कि आप इसके ऊपर खड़े हैं, स्कैफोल्ड के ऊपर खड़े हैं, इसके ऊपर, ठीक है, और एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन भी आपने अप्लाई की हुई है। इफ दिस इज नॉट फिजिबल, अगर ये फिजिबल नहीं है, इम्प्लीमेंट इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। तो अगर ये दोनों फिजिबल नहीं है तो क्या इम्प्लीमेंट करो, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स अप्लाई करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या करें, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन वगैरह ये आप पहना दें, ठीक है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है,
मतलब रिस्क की मैनेजमेंट कैसे करनी, मतलब रिस्क को आप ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, तो उसको आप एक हद तक रखना चाहते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट करनी होगी कि रेगुलर रिव्यू, आपने रेगुलर चेक एंड बैलेंस रखना होगा, असेसमेंट्स करनी होगी कि आज इसकी रिस्क की क्या सूरत हाल है, कल परसों क्या हो सकती है, बारिश की सूरत में क्या हो सकती है, और जो भी आप रिव्यू लें, जो भी आप रिपोर्टिंग करें, उसको डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने आगे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि वर्कर्स के साथ कि यार यहाँ पर ख़तरा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ताकि उनको भी आगाह करें, उनको ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग देने के साथ साथ एक अलाइन बंदा जो कि उस जॉब के साथ, उस जॉब रिक्वायरमेंट के साथ अलाइंड करता हो, एक माहिर बंदा उनके ऊपर क्या करना है आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हमने इस तीसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा, हमने तीसरे यूनिट के अंदर पढ़ा रिस्क मैनेजमेंट एंड हैजर्ड्स हमने पढ़ी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ तक? चीजें चीजें ना बिल्कुल सीधे साधे सिंपल है। हाँ, इसमें जो नई नई चीजें हैं, जिस तरह के रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि देखें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं, रेगुलर रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंट पर्सन, ये आपने जहन में बिठाने हैं। जब ये चीजें जब आप सीवी में ऐड करेंगे, और कल आपसे अगर वो पूछेगा भी ना, मतलब ओवरव्यू थोरोली पूछेगा, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो कहेंगे यार वाकई इस बंदे को कुछ ना कुछ पता है इस बारे में। ठीक है, बिल्कुल नल्ला नहीं होना चाहिए। तो ये आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन का पता होना चाहिए क्या होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब एलिमिनेशन क्या है, सब्सटीट्यूशन क्या है, आइसोलेशन क्या है, मतलब ये सारी पीपीई क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लास नंबर यहाँ पर है, क्लास नंबर 4। ठीक है, मैं देखता हूँ कि हमारे पास कितने मिनट्स रह गए यहाँ पर, 14 मिनट्स हैं अभी। ठीक है, तो क्लास नंबर 4 को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 4 में चीज़ें आती हैं, ये आसान है, अभी हमें पता चल गया ना इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट, कि जो इक्विपमेंट आप जिस जगह पर काम करने के लिए इंस्टॉल करोगे, उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट सिलेक्शन, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप खराब इक्विपमेंट ले जाओ और फिर खराब इक्विपमेंट की वजह से नुकसान हो, तो इसलिए इसको इसको अहमियत देनी है आपने। ये लिखा हुआ है कि द करेक्ट सिलेक्शन एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट आर क्रिटिकल टू इंश्योरिंग सेफ्टी व्हेन वर्किंग एट। इक्विपमेंट की जो श्योरिटी करानी होती है कि यार ये ठीक है खराब है, वो क्यों कराते हैं, क्योंकि वहां पर हमें सेफ्टी की जरूरत होती है। तो अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट सिलेक्शन भी इसी के लिए होती है। ठीक है जी, कहते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट नॉट ओनली प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फॉल्स बट आल्सो इनहांस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कहते हैं अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट ना सिर्फ वर्कर्स की सेफ्टी के लिए होता है, बल्कि आपके काम को और आपकी सलाहियत को मजीद बढ़ाता है। काम, इक्विपमेंट आपका सही चलता होगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इक्विपमेंट अगर ख़राब है तो फिर आप कभी उसके इंतज़ार में होंगे कि यार ये ठीक हो जाए, फिर हम काम शुरू करेंगे, तो काफ़ी टाइम आपका ज़ाया हो सकता है। टाइप्स ऑफ वर्क एट हाइट इक्विपमेंट, कहते हैं कि वर्क एट हाइट के ऊपर कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन कौन सी किस्में, उसमें आपका यहाँ पर आ रहा है लैडर, जो पहले मैंने बताया, सीढ़ी वगैरह वो इस्तेमाल होती है, स्कैफोल्ड वो इस्तेमाल होता है, और मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, ये अगर आप ये सर्च करें ना गूगल पर कि मोबाइल एलिवेटिंग, मैं आपको तस्वीर से बता दूँ, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, ये जो चीज़ें होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा रोडों पे जो इशारे ख़राब हो जाते हैं ना, कैमरे ख़राब हो जाते हैं, या शीशों की सफाई के लिए, ठीक है, तो वो इस तरह के ना बंदे खड़े होते हैं इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें बंदे खड़े होते हैं और वो तारे शारे ठीक कर रहे होते हैं बिजली की, कैमरे की। इसको मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म कहते हैं, MEWP। ठीक है, तो कहते हैं कि इस चीज़ को समझना है आपने। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, किस इक्विपमेंट के अंदर आते हैं, वर्क एट हाइट के इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। और एसएस टावर्स मतलब वो जो क्रेन श्रेन, ये सारी चीज़ें, ये जो इक्विपमेंट है ये आपके वर्क एट हाइट वाले इक्विपमेंट है। अगर ये ठीक होंगे तो ज़बरदस्त है, ठीक ही नहीं है तो क्या आप काम करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आपने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ, एक मिनट, फॉल प्रोटेक्शन की कुछ इक्विपमेंट्स, हार्नेसेस, एंकर पॉइंट्स, लैंड यार्ड्स, फॉल अरेस्ट ब्लॉक्स, सेफ्टी नेट्स। अब ये जो नाम है ना, ये नाम
ये वो है कि अगर आप गिरे तो इससे बचाव के लिए जो इक्विपमेंट्स, मिसाल एंकर पॉइंट्स, फॉल प्रोटेक्शन, अगर आप इसको सर्च करते हैं, अभी मैं तो जुबानी तो नहीं बता सकता, देखो तस्वीर से मैं बता सकता हूँ, एंकर पॉइंट, ठीक है, क्या है, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ऐसे लिखिए आप, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये चीजें देखो, ये देखो, ये तस्वीर में आप देख रहे होंगे, इसने जो ये पहना नहीं है, पहना, ये जो जैकेट शैकेट पहनी है, रस्सी शस्सी जो इससे लटक रही है, ये जो चीज़ है ये, इसको कहते हैं, ये जो अक्सर अगर आप गिरे ना गिरे, मिसाल आप वो क्रेन से गिर भी जाए, तो ये चीज़ आपको जो है ना बचाएगी, क्योंकि ये चीज़ आपको लटकाए रखेगी हवा में ऐसे, और फिर आप इजली इजली इसको रिलीज करेंगे और नीचे आप उस रस्सी की मदद से जो है ना आप नीचे उतरेंगे। ये अक्सर लोग, ये देखो ना, इस बंदे ने यहाँ पर ये बांधा हुआ है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, एंकर पॉइंट फॉल प्रोटेक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे जो है ना फॉल प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी टाइप्स हैं। आप लैंड यार्ड को सर्च करें, आप फॉल अरेस्ट ब्लॉक्स को सर्च करें, सेफ्टी नेट्स को सर्च करें, तो आपको मिल जाएंगी तस्वीरें। फिर आगे आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विपमेंट सिलेक्शन, कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो शामिल होते हैं, मतलब किन चीजों को देखकर हम इक्विपमेंट को सेलेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज आती है नेचर ऑफ द वर्क, काम कहाँ पर कर रहे हैं, जमीन कैसी है, जमीन की जो है उसकी वर्थ को देखकर, जमीन नीचे कच्ची है पक्की है कैसी है, उसको देखकर हम इक्विपमेंट की सिलेक्शन करते हैं। वर्किंग इन्वायरमेंट के हवाले से कि यार वहाँ पर रश काफ़ी है, वहाँ पर जो है ना कंडीशन जो है ना गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पर सर्दी काफ़ी है, यार वहाँ पर हम जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इन चीज़ों को देखकर, या वहाँ पर ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इन ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, मौसम ठीक नहीं है, और ज़मीन कैसी है, इस चीज़ को देखकर हम इक्विपमेंट की सिलेक्शन करते हैं। बाकी आगे आगे भी है कि वर्कर्स कितने ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस चीज़ को भी देखकर करते हैं कि वर्कर्स ज़्यादा है तो आपको इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए होंगे, और कितने दिनों का काम है तो उसके लिए फिर आपको अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, ताकि वो आपने महीनों तक वो चीज़ जब लगाए रखनी है तो वहाँ पर अच्छी ही चीज़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, आगे जाए, करेक्ट यूजेज इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, आपने ट्रेनिंग देनी है, इंस्पेक्शन देनी है, मेंटेनेंस, वही चीज़ें दोबारा बार बार रिपीट हो रही है, और उनकी मेंटेनेंस रखनी है इक्विपमेंट की। ये क्यों चीज़ें, ट्रेनिंग इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, ताकि आप जितने महीनों तक काम करें वहाँ पर आपका काम भी महफूज हो, काम भी अच्छे से हो, अच्छे हो जाए, जल्दी हो जाए, वर्कर भी महफूज हो, और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो। ठीक है, स्टोरेज सही करनी है, जहां पर आप इक्विपमेंट को स्टोर कर रहे हो वो जगह सेफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, और सिक्योर लोकेशन होनी चाहिए जो आपके इस्तेमाल में ना हो। और कंप्लायंसेस, मतलब इक्विपमेंट मस्ट कंप्लाई विद रेलिवेंट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, कि जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करे वो स्टैंडर्ड के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो। अगर कोई चीज़ इक्विपमेंट इस्तेमाल करना मना है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है, फिर कॉमन इक्विपमेंट रिलेटेड हैजर्ड्स क्या क्या आते हैं, इक्विपमेंट फेलियर, मतलब इक्विपमेंट खराब हो सकता है, इनकरेक्ट यूज़, या तो खराब हो सकेगा, उससे भी खतरा है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं एकदम से वो ख़राब हो जाए तो वहाँ पर आपका काम ख़राब हो सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इनकरेक्ट यूज़, मतलब आपको सही से इस्तेमाल नहीं करना आता, अपने आप को नुकसान दोगे। इनकम्पैटिबिलिटी, यूजिंग इनकम्पैटिबल इक्विपमेंट कैन क्रिएट, मतलब वो जो है ना इक्विपमेंट ठीक ही नहीं है और आप उस चीज़ के लिए ठीक ही नहीं। मिसाल एक चीज़ है कि एक इक्विपमेंट है जो कि लकड़ी को काटती है और आप उसको लोहे को काट रहे हो, तो फिर भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग, वर्कर्स की ट्रेनिंग की कमी हो सकती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, उसी वजह से जो है आ, आपके जो इक्विपमेंट रिलेटेड हैजर्ड जो है ना वो क्रिएट होंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने यूनिट नंबर 4 को डिस्कस किया, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, फिर आगे हमने रिस्क असेसमेंट को कवर किया, फिर साथ साथ हमने लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कवर किया, और अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमारे पास 7 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह बाकी जो 3 चैप्टर रह गए हैं हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे।